प्यारे साथियों, आप सभी को अपने YouTube चैनल ITI एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। मैं विनोद सिंह आज आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। प्यारे साथियों, वो ट्रांसफार्मर से आप लोगों को CBT एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को आप लोग एक बार नहीं 2 बार जरूर वीडियो को देखेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोर निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो, तो कोर निर्माण के लिए कैसा इस्पात चुना जाए जिसका क्या होना चाहिए कि निम्न चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। और डी ऑप्शन क्या कर रहा है, उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। तो वो सा कोर हम लोग चुनते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो है चुंबकशीलता अगर उच्च रहेगा और हिस्टैरिसीस क्षति रहेगा तो क्या होगा, उसका कोर निर्माण के लिए अच्छा चुना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक वाइंडिंग की धारा IP मतलब क्या हो गया, प्राइमरी धारा। प्राइमरी धारा क्या हो रहा है, वोल्टेज EP मतलब क्या, प्राइमरी वोल्टेज के फेज में होती है। वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे जाती है। वोल्टेज EP मतलब क्या, प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। फिर वोल्टेज EP मतलब क्या बताया है, प्राथमिक वोल्टेज से 180 डिग्री पिछड़ जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज EP मतलब प्राथमिक वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव क्या होता है। ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक एवं सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव भिन्न संख्या में लपेट होती है। एक ही व्यास का तार प्रयोग किया जाता है। पृथक पृथक मतलब अलग अलग चुंबकीय परिपथ होते हैं। एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो कोर निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ हम लोग उपयुक्त करते हैं, कौन सा पदार्थ लेते हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन इस्पात, कास्ट आयरन, पित्तल। ट्रांसफार्मर के जो कोर निर्माण के लिए तो उसमें बताया है कि उच्च जो है विद्युतशीलता होना चाहिए, चुंबकशीलता होना चाहिए और निम्न हिस्टैरिसीस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है कोर निर्माण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो सिलिकॉन इस्पात होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर्स। एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है चुंबकीय फ्लक्स के परिणाम पर, स्रोत की आवृत्ति पर, लपेट संख्या पर, पावर फैक्टर पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लपेट की संख्या पर। एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करती है लपेट की संख्या पर। किस पर निर्भर करती है, टर्म की संख्या पर, जिसमें कितने लपेट चली है उसकी संख्या पर निर्भर करती है। उसका विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, निर्भर करती है लपेट की संख्या पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लपेटों को दोगुनी कर दिया जाए और साथ ही प्राइमरी वोल्टेज को आधा कर दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टता क्या होगा, आधी रह जाएगी, पूर्ववत रहेगी, दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ववत रहेगी, जैसा था वैसा ही रहेगा। यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लपेट को दोगुनी कर दी जाए और साथ ही प्राइमरी वोल्टेज को आधी कर दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टता क्या होगा, पूर्ववत रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। सी ऑप्शन सही है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या होती है कि आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग खाली स्थान के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो हम लोग प्रयोग करते हैं किसको परिवर्तित करने के लिए, शक्ति को कि वोल्टेज को कि आवृत्ति को कि पावर फैक्टर को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का काम होता है कि निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज करना, हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज, मतलब क्या अपर टू लो और लोअर टू अपर करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राइमरी वोल्टता खाली स्थान के द्वारा संतुलित होती है। तो सेकेंडरी वोल्टता के द्वारा प्राइमरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्राइमरी कॉइल में उत्पन्न हुए वोल्टता द्वारा वोल्टता ह्रास की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल। शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राइमरी वोल्टता सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संतुलित होती है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के अति तापन के लिए क्या कारण हो सकता है? उच्च परिवेशी तापमान, निवेश वोल्टता अति निम्न, अत्यधिक भार, प्राइमरी से सेकेंडरी को ट्रांसफार्मर आर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक भार। ट्रांसफार्मर के अति तापन के लिए क्या कारण हो सकता है? तो अत्यधिक भार हो सकता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श ट्रांसफार्मर। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है? तो आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ओमिक प्रतिरोध एवं चुंबकीय लीकेज नहीं होती है। ठीक है, ऐसे अगर आपको घुमा के पूछ दे, सीधा पूछ देंगे किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय लीकेज नहीं होती है? तो आदर्श ट्रांसफार्मर में चुंबकीय लीकेज नहीं होती है। ओमिक प्रतिरोध या चुंबकीय लीकेज, ये दोनों आदर्श ट्रांसफार्मर में नहीं होती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड उत्पाद साइड के रूप में जाना जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, कम वोल्टेज की ओर, उच्च वोल्टेज की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वाइंडिंग। बी ऑप्शन सही है। दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड उत्पादन साइड के रूप में जाना जाता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? परिभाषा के अनुसार अपचायक ट्रांसफार्मर वह है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम शक्ति हो, प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा पतले तार की लपेटी गई हो। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम धारा हो, सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम लपेट हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम लपेट होगी, तो क्या हो जाएगा? अपचायक ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अगर जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा जो लपेट की संख्या कम हो, तो उसको कौन सा ट्रांसफार्मर कहा जाएगा? अपचायक ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सेल ट्रांसफार्मर। सेल टाइप के लिए छोटे प्रकार का ट्रांसफार्मर कोर प्रायः इसमें प्रयोग होता है। ई और आई प्रकार का कोर, ई और एफ प्रकार का कोर, ई और ई प्रकार का कोर, टी और यू प्रकार का कोर। इसमें जो कोर जो होता है हमेशा देखते हैं कभी ई में रहता है, कभी एल में रहता है, कभी आई में रहता है। इसमें कह रहा है कि सेल टाइप, तो सेल टाइप की बात हो रही है, तो सेल टाइप में जो है हमेशा ट्रांसफार्मर का कोर प्रयोग जो करते हैं हम ई और आई टाइप का। किसका? ई और आई टाइप कोर पर प्रयोग करते हैं। सेल टाइप के लिए छोटे प्रकार के ट्रांसफार्मर कोर प्रायः इसमें प्रयुक्त होता है ई और आई प्रकार के कोर। ये ई और आई प्रकार के कोर को हम क्या करते हैं? सेट करके इसको फिर क्या होता है उसमें कॉइल लपेटते हैं और फिर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो सेल टाइप जो है ट्रांसफार्मर में हम लोग ई और आई प्रकार के कोर का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च आवृत्तियों पर मेगाहर्ट्ज रेंज में कार्य करने वाले अभिकल्पित ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है? एल्युमिनियम कोर, लौह कोर, वायु कोर, खुली लौह कोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु कोर। उच्च आवृत्तियों में मेगाहर्ट्ज रेंज में कार्य करने वाले अभिकल्पित ट्रांसफार्मर किस प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है? तो वायु कोर। ठीक है, उच्च आवृत्ति वाले हाई रेंज में। ठीक है, तो इसका वायु कोर प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व प्रेरित सेकेंडरी वोल्टेज होती है एक दूसरे से 80 डिग्री पर, एक दूसरे से 90 डिग्री पर, एक दूसरे से 0 डिग्री अर्थात फेज में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे से 80 डिग्री पर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं प्रेरित सेकेंडरी वोल्टेज होती है एक दूसरे से 180 डिग्री पर। राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 किलो वोल्ट एम्पियर 240 वोल्ट बाय 120 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में करंट की गणना कीजिए। तो करंट की गणना निकालना है 1 किलो वोल्ट एम्पियर 240 वोल्ट 120 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में करंट की गणना करना है। ए ऑप्शन क्या कर रहा है? 4.16
एम्पियर, बी ऑप्शन क्या है 6.72 एम्पियर, सी ऑप्शन है 8.33 एम्पियर्स और डी ऑप्शन क्या है 9.12 एम्पियर। तो इसमें जो अगर मान लीजिए इसकी शक्ति की गणना करना है, करंट की गणना करना है, तो इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनपुट शक्ति मतलब पी आई बराबर हो जाएगा आपको 1 किलो वोल्ट एम्पियर, 1 किलो वोल्ट एम्पियर बराबर 1000 एम्पियर। क्या होता है 1 किलो वोल्ट एम्पियर बराबर 1000 एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद प्राइमरी वोल्टेज ईपी, प्राइमरी वोल्टेज क्या है ईपी बराबर कितना है 240 वोल्ट। प्राइमरी वोल्टेज क्या कहते हैं ईपी बराबर 240 वोल्ट। और सेकेंडरी वोल्टेज ईएस, सेकेंडरी वोल्टेज को क्या कहते हैं ईएस बराबर, सेकेंडरी वोल्टेज ईएस बराबर हो जाएगा आपको 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। तो फिर तब इसका शक्ति निकालना है, करंट निकालना है, तो पी आई बराबर क्या हो जाएगा ईपी गुने आई पी। तो हमको निकालना है धारा, तो आई पी बराबर क्या हो जाएगा पी आई बटे ई पी। इसको कट करके निकालेंगे तो निकल जाएगा आपको 8.33 एम्पियर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल जल जाए, ओपन सर्किट हो जाए, तो वह प्रदान करेगा पूर्ण शक्ति, शून्य शक्ति, 86.6% शक्ति, 58% शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58% शक्ति। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा 58% शक्ति। 3 फेज में डेल्टा ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगी 58% शक्ति, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में खाली स्थान प्राइमरी वाइंडिंग होती है 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 प्राइमरी वाइंडिंग होती है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 प्राइमरी वाइंडिंग होती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर खाली स्थान प्रयोग किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में वोल्टता में लघु परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए, वोल्टता में स्वयं होने वाले परिवर्तन हेतु, नियत आउटपुट वोल्टता हेतु। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स में। ऑटो ट्रांसफार्मर किसमें प्रयोग करते हैं तो ऑटोमोबाइल्स में। ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग किए जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्राइमरी एवं सेकेंडरी वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हैं तो उस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, रिंग टाइप ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। जब प्राइमरी एवं सेकेंडरी वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हैं तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर है। यहाँ इनपुट है, लोड है, आउटपुट है। तो इसमें क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अपचायक ट्रांसफार्मर है, धारा ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपचायक ट्रांसफार्मर। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग है ऑटो ट्रांसफार्मर, टोंग टेस्टर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, वेरिएक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा टोंग टेस्टर। सीटी मतलब क्या होगा करंट ट्रांसफार्मर। कौन सा एक करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग है तो टोंग टेस्टर। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। ये कॉइल है, अर्थ है, एम्पियर मीटर है, तो पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी करंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर। ये क्या है करंट ट्रांसफार्मर है। बी ऑप्शन सही है। इस तरह का सिंबल है, अगर ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा सीटी करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है शक्ति की अधिक मात्रा को स्थानांतरण के लिए, वोल्टता में लघु परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए, स्रोत की वोल्टता बढ़ाने के लिए, यंत्रों एवं रिले आदि में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
यंत्रों एवं रिले में। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का हम लोग करते हैं यंत्रों एवं रिले में आदि में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभव ट्रांसफार्मर से वोल्टमीटर को विसंयोजित करते समय आपको कौन सी सावधानी चाहिए? विभव ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी टर्मिनल को इंसुलेटेड करना, विवितरित परिपथ सेकेंडरी टर्मिनल को भू संपर्कन करना, विभव ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल को लघुपथित करना, सेकेंडरी के टर्मिनल के मध्य में निम्न प्रतिरोधी शंट का संयोजन करना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विभव ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल को इंसुलेटेड करना, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर के साथ साथ प्रयुक्त ट्रांसफार्मर विभव ट्रांसफार्मर कहलाता है। विभव ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की मानक रेटिंग क्या होती है? 240 वोल्ट, 110 वोल्ट, 415 वोल्ट, 660 वोल्ट। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 110 वोल्ट, बी ऑप्शन सही है। क्या होता है कि विभव ट्रांसफार्मर कहलाता है कौन सा? जिसका विभव ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की मानक रेटिंग जो होती है 110 वोल्ट होती है, तो वो विभव ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर के साथ साथ प्रयुक्त ट्रांसफार्मर विभव ट्रांसफार्मर कहलाता है जिसका सेकेंडरी वोल्टेज की मानक रेटिंग 110 वोल्ट हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IS इंडियन स्टैंडर्ड 3156 के अनुसार सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्टेज में 3 फेज विभव ट्रांसफार्मर की श्रेणी का मान खाली स्थान होंगे 240 वोल्ट, 415 वोल्ट, 230 वोल्ट वे 400 वोल्ट। सी ऑप्शन क्या कर रहा है? 220 वोल्ट वे 380 वोल्ट। डी ऑप्शन क्या कर रहा है? 100 वोल्ट वे 110 वोल्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 230 वोल्ट वे 400 वोल्ट। ट्रांसफार्मर की श्रेणी मान जो होता है 230 वोल्ट वे 400 वोल्ट होती है। इसका इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्ट वे 3 फेज विभव ट्रांसफार्मर श्रेणी मान 230 वोल्ट वे 400 वोल्ट होती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पावर ट्रांसफार्मर के कोर, पावर ट्रांसफार्मर में कोर के निकट वाली वाइंडिंग उच्च वोल्टेज वाइंडिंग होती है, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होती है, उच्च या निम्न वोल्टेज में कोई भी वाइंडिंग हो सकती है। दोनों प्रकार की वाइंडिंग सैंडविच के समान एक के ऊपर एक स्थापित होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वितरण कार्य में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में सामान्यतः शीतलन विधि प्रयोग की जाती है। वायु शीतलन विधि, वायु दाब शीतलन विधि, तेल शीतलन विधि, जल शीतलन विधि। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तेल शीतलन विधि। वितरण कार्य में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर सामान्यतः शीतलन की विधि प्रयोग किए जाते हैं, तो तेल शीतलन विधि। देखते हैं ट्रांसफार्मर का तेल रहता है ना, तो तेल जो डालते हैं शीतलन मतलब ठंडा करने के लिए शीतलन विधि प्रयोग करते हैं, तो तेल शीतलन विधि द्वारा ट्रांसफार्मर वितरण कार्य प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में सामान्यतः शीतलन विधि प्रयोग की जाती है, तेल शीतलन विधि। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु तथा विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किए जाते हैं? उपस्थान ट्रांसफार्मर, शक्ति ट्रांसफार्मर, सामान्य उपयोग ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वितरण ट्रांसफार्मर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु वितरण ट्रांसफार्मर, लघु वितरण ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है? अधिक धारा सुरक्षा, बल्कोज रिले, प्रेशर रिले, रिलीज वाल्व, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है? तो अधिक धारा सुरक्षा, बल्कोज रिले और प्रेशर रिलीज वाल्व, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। सभी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है कि जिससे कि उसमें लौ क्षति, जिसको आयरन लॉस कहते हैं, न्यूनतम रहे, क्योंकि लौ क्षति से समय एक रूपता उत्पन्न होती है। लौ क्षति से इंसुलेशन नष्ट हो सकता है। लौ क्षति से ट्रांसफार्मर तेज गर्म हो जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि अगर मान लीजिए कि आयरन लॉस न्यूनतम रहे तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ, ब्रीदर मतलब क्या होता है? सांस लेना, सांस नली में जल, नमक, सिलिका जेल, खनिज तेल। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में, ब्रीदर मतलब सांस नली में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो वो जो है सिलिका जेल रहता है। सिलिका जेल। जैसे ही कोई सामान मंगाते हैं आप, डिलीवरी करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि दाना दाना टाइप का रहता है, वो क्या होता है? सिलिका जेल रहता है। वो नमी को सोखता है। किसको सोखता है? नमी को। तो ये ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जो प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है वो सिलिका जेल है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो जो मोती टाइप का नहीं देखते हैं पैकेट में, एगो रहता है, वो नमी को सोखता है, ठीक है। उसको जैसे फाड़ते हैं तो देखते हैं कि दाना टाइप का एकदम से गोला गोल गोल रहता है, वही होता है सिलिका जेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य है। ब्रीदर मतलब क्या होता है, सांस नली बताएं अभी। वाइंडिंग को ठंडी हवा प्रदान करते रहना, टैंक को नमी के प्रवाह को पकड़ के रखना, टैंक में तेल स्तर के नियंत्रित रखना, ट्रांसफार्मर में तेल को फिल्टर करते रहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैंक में नमी प्रवाह को पकड़ रखना। बी ऑप्शन सही है। एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य होता है टैंक में नमी के प्रवाह को पकड़ के रखना। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाले ताज़ा सिलिका जेल किस रंग का होता है। देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको, 100% है, ये बीबीए क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला ताज़ा सिलिका जेल किस रंग का होता है। तो ऑप्शन रहेगा नीला, सफ़ेद, हरा, बैगनी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सफ़ेद रहता है। जैसे ही इसका नमी अगर ये खराब हो जाएगा तो ये जो है आपको नीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें अब जब सही रहेगा, ताज़ा सिलिका जेल रहेगा तो उसका सफ़ेद कैसा होगा, मतलब उसका कलर सफ़ेद कलर की होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन है। शुष्क सिलिका जेल, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है पीला, सफ़ेद या हल्का गुलाबी, नीला, हरा। यहाँ पे शुष्क की बात हो रही है, और अगर ताज़ा की बात होगी तो ताज़ा हमेशा सफ़ेद होती है, और शुष्क मतलब सूखा जो कर रहेगा तो वो सफ़ेद हल्का गुलाबी कलर का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग खालिस्तान हो जाता है। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाएगा, लाल, भूरा, पीला, नीला। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नमी सोखने के बाद जो है सिलिका जेल का रंग जो होता है नीला कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला कलर का होता है। ये ध्यान रखिएगा, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है ये ब्रीदर से रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। नमी सोखने के बाद, सूखा रहने पर, ताज़ा रहने पर किस कलर में होता है, तो ये सब हमेशा कन्फ्यूजन करते रहता है। तो इसीलिए इसको बार बार देख लेंगे, दोहरा देंगे, इससे समझ में आ जाएगा। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, नीला कलर का हो जाता है। और शुष्क में क्या होता है, सफ़ेद हल्का गुलाबी हो जाता है। और ताज़ा में कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल्कोज रिले का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। तो बल्कोज रिले का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वायु शीतलित ट्रांसफार्मर में, तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में। बल्कोज रिले का प्रयोग कहाँ कहते हैं, तो तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित सेकेंडरी वोल्टता पर सेकेंडरी वाइंडिंग की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ की इस अवस्था को क्या कहते हैं, संतृप्तता, तुल्यता, उत्तम अनुनाद। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुनाद। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें तेल बाहर निकालने के लिए टैप हो। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, प्राथमिक कुंडलन में से एक या अधिक मध्य सिरे निकाले गए हो। सी ऑप्शन क्या है, वोल्टता समायोजन के लिए सेकेंडरी कुंडलन में से कोई मध्य सिरे निकाले गए हो। डी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टता समायोजन के लिए सेकेंडरी कुंडलन में से कोई मध्य सिरे निकाले गए हो। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है केवल आवृत्ति पर, केवल लपेट की संख्या पर, केवल आवृत्ति एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, आवृत्ति, लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति, लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, स्नेहक, इंसुलेशन एवं शीतलन, स्नेहन एवं शीतलन। डी ऑप्शन क्या कर रहा है, शीतलन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलेशन एवं शीतलन। इंसुलेशन एवं शीतलन, ट्रांसफार्मर में जो तेल उपयोग करते हैं उसका उद्देश्य होता है इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए मेन उद्देश्य होता है कि ठंडा रखे, इंसुलेशन प्रतिरोध को भी ठंडा रखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है,
300 किलो वोल्ट एम्पियर, 500 किलो वोल्ट एम्पियर, 750 वोल्ट किलो वोल्ट एम्पियर, 1000 किलो वोल्ट एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 किलो वोल्ट एम्पियर, बी ऑप्शन सही है। किलो वोल्ट एम्पियर जो है इसका जो है दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 किलो वोल्ट एम्पियर तक के कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कौन सी एक विधि अपनाई जाती है? तेल विस्फोट शीतलन विधि, हवा विस्फोट शीतलन विधि, परिसंचरण तेल शीतलन विधि, प्राकृतिक हवा शीतलन विधि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवा विस्फोट शीतलन विधि। 100 किलो वोल्ट एम्पियर तक के कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जो विधि अपनाते हैं उस विधि का क्या नाम है? हवा विस्फोट शीतलन विधि, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 100 मेगा वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर, 100 नहीं 10 मेगा वोल्ट एम्पियर है ना, सॉरी, 10 मेगा वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी विधि को वरीयता देंगे? तेल प्राकृतिक, वायु प्राकृतिक, वायु दाब, तेल प्राकृतिक, वायु दाब, तेल दाब, जल दाब। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेल प्राकृतिक, वायु प्राकृतिक, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सेकेंडरी साइड पर एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है? ईएमएफ मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेकेंडरी साइड पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है? ये ऑप्शन क्या कर रहा है? 4.44 FN वोल्ट, बी ऑप्शन क्या है? 2.22 MN वोल्ट। फिर सी ऑप्शन क्या कर रहा है? 2.22 F वोल्ट। फिर डी ऑप्शन क्या कर रहा है? 4.44 FN वोल्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.44 FN वोल्ट, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त जो सूत्र होता है वो क्या होता है? K बराबर NS बटा NP इक्वल टू ES बटा EP इक्वल टू IS बटा IP। बी ऑप्शन क्या कर रहा है? K इक्वल टू NP बटा EP इक्वल टू NS बटा ES इक्वल टू IS बटा IP। तो ये NS जो है, NP जो है, ये कुंडली का जो है संख्या दर्शाते हैं। ये जो है EP जो है प्राथमिक वोल्ट दर्शाते हैं। IS क्या होता है? IP क्या होता है? ये प्राथमिक धारा दर्शाते हैं। तो ये सब जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त जो सूत्र होता है वो आपको जो है K इक्वल टू NS बटा NP इक्वल टू ES बटा EP इक्वल टू IP बटा IS, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर चक्रों की संख्या 6 है। प्राथमिक व सेकेंडरी वोल्टेज क्रमशः 240 वोल्ट व 32 वोल्ट है। प्राथमिक व सेकेंडरी वाइंडिंग की चक्रों की संख्या होगी क्या होगी? 880 चक्कर, 200 चक्कर, 1200 चक्कर, 192 चक्कर, 1440 चक्कर, 192 चक्कर, 1550 चक्कर, 200 चक्कर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1440 चक्कर, 192 चक्कर, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, संप्रेषण, नेक्स्ट क्या कर रहा है? संप्रेषण लाइनों के सब स्टेशनरी सीधे के लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का संयोजन उपयोग होता है? स्टार स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार। तो संप्रेषण लाइनों में सब स्टेशनरी के लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर्स में जो है किस प्रकार का संयोजन उपयोग किया जाता है? तो वो जो है स्टार डेल्टा संयोजन होता है। क्या होता है? स्टार डेल्टा संयोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 3 फेज ट्रांसफार्मर में संयोजन की भिन्न भिन्न विधियां संभव है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के संयोजन प्रयोग होता है? स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा स्टार। वहाँ पे क्या है? संप्रेषण लाइन है। यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफार्मर संयोजन में भिन्न भिन्न विधियां डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के संयोजन होता है? तो क्या है? डेल्टा स्टार। लेकिन संप्रेषण लाइन सब स्टेशन में जो 3 फेज ट्रांसफार्मर्स में जो है संयोजन उपयोग करते हैं वो करते हैं स्टार डेल्टा। यहाँ हो जाएगा डेल्टा स्टार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अधिकतम भार क्या है जिस पर एक खुला डेल्टा ट्रांसफार्मर सुरक्षापूर्वक भार के लिए आपूर्ति बनाए रख सकता है? 33%, 50%, 58%, 66%।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58%। वह अधिकतम भार क्या है जिस पर एक खुला डेल्टा ट्रांसफार्मर सुरक्षा पूर्वक भार के लिए आपूर्ति बनाए रख सकता है? 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है मिलान बेसिस है, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। स्टार स्टार संयोजन, स्टार स्टार संयोजन है, फिर क्या है? स्टार डेल्टा संयोजन है, डेल्टा डेल्टा संयोजन है, स्टार डेल्टा संयोजन है। तो इसमें जो है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि देखिए, स्टार स्टार संयोजन किस में होता है? तो स्टार स्टार संयोजन जो होता है आपको वोल्टता स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए उपयोगी होता है। इसका हो जाएगा डी। ठीक है, फिर क्या है? स्टार डेल्टा, सॉरी इसमें क्या है कि स्टार डेल्टा, देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्टार स्टार संयोजन जो है उच्च वोल्टता तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर के लिए होता है, उच्च वोल्टता तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर के साथ होता है। फिर स्टार डेल्टा संयोजन क्या कह रहा है? स्टार डेल्टा संयोजन जो होता है, स्टार डेल्टा संयोजन वोल्टता स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए उपयोगी होता है। ये हो जाएगा चौथा नंबर से 7। फिर डेल्टा डेल्टा संयोजन किस में होता है? डेल्टा डेल्टा संयोजन जो होता है निम्न वोल्टता तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा डेल्टा संयोजन होता है। इसका ए हो जाएगा 1 नंबर्स। फिर डेल्टा स्टार संयोजन जो होता है विद्युत वितरण कार्य के लिए उपयोगी होता है, विद्युत वितरण कार्य के लिए उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। मिलान कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कॉट संयोजन खाली स्थान स्थानांतरण हेतु प्रयोग किया जाता है। एकल फेज आपूर्ति को 3 फेज आपूर्ति के लिए, एकल फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति, 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में, स्टार संयोजन प्राइमरी को डेल्टा संयोजन सेकेंडरी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में। सी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 ट्रांसफार्मर्स की वोल्टता निष्पत्ति EP/ES भिन्न हो एवं उनका समानांतर क्रम में प्रचालन वांछित हो तो ये लोड पर कार्य नहीं करेंगे, कार्य ही नहीं करेंगे, भिन्न भिन्न शक्ति गुणक पर कार्य करेंगे, औसत वोल्टता पर कार्य करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य ही नहीं करेंगे। यदि 2 ट्रांसफार्मर्स की वोल्टता निष्पत्ति भिन्न हो एवं उसका समानांतर क्रम में प्रचालन वांछित हो तो ये कार्य ही नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 2 ट्रांसफार्मर समानांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं तो वे किसके आधार पर लोड बांटेंगे? लीकेज रिएक्टेंस के आधार पर, चुंबकीय धारा के आधार पर, प्रति इकाई प्रतिबाधा या किलोवोल्ट एम्पियर रेटिंग पर। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? किलोवोल्ट एम्पियर रेटिंग पर जो है वो लोड को बांटेंगे। ठीक है, जब दो ट्रांसफार्मर समानांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं तो वे किसके आधार पर लोड बांटेंगे? तो किलोवोल्ट एम्पियर की रेटिंग पर जो है लोड को बांटेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक है तब उसका लोड पावर फैक्टर होगा, शून्य होगा, पश्चिगामी होगा, अग्रगामी होगा, इकाई होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रगामी हो जाएगा। किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक है तब उसका लोड जो है पावर फैक्टर क्या होगा? अग्रगामी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल खाली स्थान होता है 2% से 5%, 5% से 9%, 9% से 12%, 12% से 15%। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड अवस्था में जो प्राथमिक धारा का मान होता है पूर्ण लोड अवस्था का केवल 2 से 5% होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा के पद में होती है 1 से 3%, 3 से 9%, 9 से 12%, 12 से 20%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 9%। बी ऑप्शन सही है। ट्रांसफार्मर के शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा के पद में होती है 3 से 9%, 3% से कितना? 9%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की लोड रहित अवस्था में पूर्ण लोड अवस्था तक उसके कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान खाली स्थान रहता है, कितना रहता है? अधिक रहता है, कम रहता है, समान रहता है, लगभग समान रहता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लगभग समान होता है। क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की लोड जो है रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक उसके कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है लगभग समान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड तक पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात कहलाता है।
ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, पावर फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वोल्टेज रेगुलेशन, सी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुला परिपथ ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यांक 900 वाट है और पूर्ण भार धारा पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण में 1600 वाट है। अर्ध भार पर लो हानि क्या होगी? 600 वाट, 900 वाट, 1200 वाट, 1800 वाट। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 900 वाट, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है। इसकी लौह क्षति 100 वाट 1000 वाट है। अर्ध लोड पर इसकी तार्म क्षति होती है। तार्म क्षति कितनी होती है? 100 वाट, 200 वाट, 250 वाट, 500 वाट, 1000 वाट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 वाट। तार्म क्षति जो होगी 500 वाट के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य लोड धारा का कार्य है कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, शून्य लोड पर लौह क्षतियों को वहन करना, ए और बी दोनों इन सेकेंडरी में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, मतलब कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, शून्य लोड पर लौह क्षतियों को वहन करना, ये किसका काम होता है? शून्य लोड धारा का कार्य है। ए और बी दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर लेमिनेशंस के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात कोर क्यों उपयोग की जाती है? तो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन इस्पात की बनी होती है। तो क्यों बनी होती है, क्यों उपयोग करते हैं बताइए? एडी धारा क्षति घटाने के लिए, हिस्टैरिसीस क्षति घटाने के लिए, एडी धारा तथा हिस्टैरिसीस दोनों प्रकार की क्षति घटाने के लिए, सस्ती होने के कारण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एडी करंट जो होता है वो क्षति घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस सिलिकॉन इस्पात का कोर के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडी करंट, जिसको कहते हैं एडी धारा, क्षति घटाने के लिए सिलिकॉन इस्पात को कोर के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी ट्रांसफार्मर में तार्म क्षति, कॉपर लॉस, शक्ति की वह क्षति है जो खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती है। एडी धारा, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन, कुंडलन प्रतिरोध, विरोधी विद्युत वाहक बल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलन प्रतिरोध, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर के नो लोड क्षति के दो घटक है, वे भंवर धारा, वे हिस्टैरिसीस क्षति है। ट्रांसफार्मर के किस भाग में हिस्टैरिसीस क्षति उत्पन्न होगी? कोर में, ब्रीदर में, ट्रांसफार्मर आयल में, कंजर्वेटर में। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोर में। कोर में क्या होती है? हिस्टैरिसीस क्षति। एवं ट्रांसफार्मर के किस भाग में हिस्टैरिसीस क्षति उत्पन्न होगी? तो कोर में हिस्टैरिसीस क्षति, भंवर धारा एवं हिस्टैरिसीस क्षति जो उत्पन्न होती है कहाँ पे होती है? वो कोर में होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में लौह क्षति खाली स्थान पर एक कॉपर क्षति खाली स्थान पर निर्भर करती है। वोल्टेज धारा पर, वोल्टेज पर, धारा वोल्टेज पर, कोर साइज दक्षता पर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? जो ट्रांसफार्मर में लौह क्षति जो है वोल्टेज पर एवं कॉपर क्षति जो है धारा पर निर्भर करती है। तो ट्रांसफार्मर में जो लौह क्षति होती है वो किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर करती है। और कॉपर क्षति जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो धारा पर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकतम दक्षता के दौरान ट्रांसफार्मर की तार्म क्षति 1000 वाट है, तो लौह क्षति क्या होगी? 1200 वाट, 1000 वाट, 900 वाट, 800 वाट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1000 वाट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर कोर में हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है? ट्रांसफार्मर का अतिभार, निम्न कोटि का वोल्टेज, लेमिनेटेड कोर वे अपरिपूर्ण कसाव, अंककरण में त्रुटि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लेमिनेटेड कोर का अपरिपूर्ण कसाव, मतलब वो सही से कसा हुआ नहीं रहेगा उसका कोर, तो क्या होगा? हमिंग करेगा, मतलब उसका जो है वो ध्वनि जो है निकलेगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी खाली स्थान होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? 25%, 50%, 75%, 90, 95% से 98%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 से 98%। जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है 95% से 98% तक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौह क्षति, आयरन लॉस 500 वाट है, तो उसकी तार्म क्षति होगी 250 वाट, 500 वाट, 1000 वाट, 125 वाट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 500 वाट। अगर आयरन लॉस 500 वाट है तो तार्म क्षति भी 500 वाट होगी। आयरन लॉस इजकल टू कॉपर लॉस होती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दक्षता, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता एक अनुपात है किलोवाट आवर आउटपुट और किलोवाट आवर इनपुट का, किलोवाट आवर आउटपुट और किलोवाट आवर इनपुट एक दिन में का, इनपुट शक्ति और आउटपुट शक्ति का, आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर आउटपुट और किलोवाट आवर इनपुट एक दिन में का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। तो प्यारे साथियों, अगर ये क्लास आपको, ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।